हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में एक महत्वपूर्ण थ्योरम करने वाले हैं। उसका नाम है मोरेरा प्रमेय, जो कि कॉची प्रमेय का विलोम है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं मोरेरा प्रमेय और कॉची प्रमेय का विलोम। और मेरा चैनल अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो हम करते हैं स्टार्ट मोरेरा प्रमेय। मोरेरा प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से। मोरेरा प्रमेय कॉची प्रमेय का विलोम। कॉची प्रमेय का विलोम। और देखो इस थ्योरम को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है। और हो सकता है कि मैं भी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन आप वीडियो को बार बार में देखना, 2-3 बार देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला मैंने आपको कराया पहले लेक्चर में कॉची प्रमेय का विलोम, कॉची समाकल सूत्र बताया था। ये तो कॉची प्रमेय का विलोम है ना। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर बताता हूं मैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। मोरेरा थ्योरम, मोरेरा थ्योरम कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। आराम से समझोगे तो बहुत इजी है, और अदरवाइज आपको थोड़ा सा हार्ड लगने वाली है। हार्ड लगेगी तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करो। अब देखो हमने अभी तक क्या कर लिया। एक तो करा था सबसे पहले कॉची समाकल सूत्र, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची समाकल सूत्र, जो कि क्या था, एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये था हमारा कॉची प्रमेय का कॉची समाकल सूत्र। इसके बाद में हमने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो एफ डैश जेड नोट का मान क्या था अपने पास, 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। यहाँ पे यदि एक 1 बार डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे होता है फैक्टोरियल 1 और यहाँ पे होती है पावर 2। यदि मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 डी जेड। इसी प्रकार यदि हम एफ एन जेड नोट की बात करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये हमारे पास क्या थे, इतने सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। अब देखो ये वाले और ये वाले, ये तो सेम एक क्वालिटी का जैसे था, इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर दिया था हमने। अब आपको क्या करना है कि कॉची समाकल सूत्र हो गया, फिर उसके बाद में हमने इनके बेस एग्जाम्पल कर लिए थे। फिर उसके बाद में हम करेंगे मोरेरा प्रमेय, और मोरेरा प्रमेय के बाद में आपका बचेगा कॉची असमीका और पवासों का समाकल सूत्र, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस इतनी ही आपकी एक्सरसाइज है। इनके एग्जाम्पल है वो इतने ईजी है, तो आप इस चैप्टर को भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको चैप्टर नंबर 7 है वो आपका यूनिट नंबर 2 है, और इसके अथवा का जो पोर्शन आता है वो आता है आपका 8.1/2। मतलब जो 8 का चैप्टर है वो हाफ चैप्टर पढ़ लेंगे, और या 7 का चैप्टर पढ़ लोगे तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। एक बार आप चेक कर लेना 5 ईयर के जो सॉल्व पेपर है उनमें कि इसमें से आपका यदि पूरा क्वेश्चन बन जाता है तो इसको तैयार कर लेना, यदि इनमें से आपको पूरा क्वेश्चन बन जाता है तो इनको तैयार कर लेना, और यदि नहीं बनता है तो आपको फिर ये दोनों तैयार करनी पड़ेंगे। वो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, या फिर मैं कोई वीडियो में चेक करके बता दूंगा आपको कि ये बन रहा है या पूरा या ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप तैयार कर लेना। अब यदि मान लो इसमें से पूरा बन रहा है ना, इसमें से पूरा बन रहा है तो ये तैयार कर लेना, या यदि इसमें से बन रहा है ना तो आप ऐसे करना, इस चैप्टर को ही पढ़ लेना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में 8 का और हाफ पढ़ लोगे ना, वो आपकी यूनिट नंबर 3 कर देगा कंप्लीट। यदि इसमें से पूरा बन रहा है ना आपका क्वेश्चन तो ये तैयार कर लेना, और ये 8 का जो हाफ चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका यूनिट नंबर 3 हो जाएगी। फिर आपको 7 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आप देख लेना किस हिसाब से बन रहा है। अब देखो मोरेरा प्रमेय क्या कहती है, मोरेरा प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं हम पहले।
तो मोरेरा प्रमेय क्या कहती है कि जो कोशी जो प्रमेय थी आपकी, कोशी प्रमेय का क्या है, ये विलोम है, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम। अब देखो आपको कोशी प्रमेय का यदि स्टेटमेंट याद है तो उसी का जस्ट क्या है, इनवर्स है। तो देखो कोशी प्रमेय का क्या स्टेटमेंट था, देखो कोशी प्रमेय, देखो आराम से समझेंगे और आपको मैं दावे से कहूँगा कि आपको मैं इसको इसी वीडियो में आपको अच्छे से तैयार ये करवा दूंगा पूरा। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या प्रूव करना है। जब तक आपको अपने माइंड में थ्योरम का स्टेटमेंट और प्लस में स्ट्रक्चर याद नहीं होगी कि आपको उसको प्रूफ कैसे करना है, तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकोगे। और आपको जब पता चल जाए कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और इसको जो प्रूफ करने का जो स्ट्रक्चरल है, मतलब कि कैसे अपने को प्रूफ करना है, वो यदि आपको पता होगा तो आप कोई भी थ्योरम को अपने आप से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कोशी प्रमेय का क्या स्टेटमेंट था, कोशी प्रमेय का स्टेटमेंट था कि यदि एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन हो, विश्लेषिक फलन हो, और सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर हो। क्लोज कंटूर मैंने आपको बताया था कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, एक हो, उसको क्या कहते हैं, क्लोज कंटूर। अब यदि मान लो सी के अबाउट यदि इसका इंटीग्रेशन करें एफ जेड का, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर आती है। ये अपना क्या था, कोशी प्रमेय। जबकि कोशी प्रमेय का जो विलोम है वो आपकी कौन सी थ्योरम है, मोरेरा थ्योरम है, मोरेरा प्रमेय। कोशी प्रमेय तो क्या कहती है कि यदि फंक्शन है वो मान लो आपका एनालिटिक फंक्शन है और सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर हो, तब सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। जबकि मोरेरा प्रमेय ये कहती है कि यदि मान लो किसी इंटीग्रेशन का मान, किसी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का मान यदि मान लो 0 है, किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर हो, सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर हो, तब आपको ये बताना है कि वो एफ जेड आपके पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। समझ में आया क्या, कोशी प्रमेय और मोरेरा प्रमेय। जो कोशी प्रमेय ये कहती है कि मान लो कोई फलन एफ जेड है, वो क्लोज कंटूर सी में क्या है, सी के अंदर तथा ऊपर क्या है, विश्लेषिक फलन है, और सी क्या है, क्लोज कंटूर है, तब सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर आती है। जबकि मोरेरा प्रमेय जो होती है वो कोशी प्रमेय का क्या होती है, जस्ट कन्वर्स होती है। उसमें कहता है कि किसी इंटीग्रेशन का सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन 0 है और सी क्या है, क्लोज कंटूर है, तब जो फलन एफ जेड है वो क्या होगा, आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। तो अपने को क्या शो करके दिखाना है, आपने को ये शो करके दिखाना है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था कि एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन मान लिया था, सी क्लोज कंटूर कर लिया था, फिर हमने इस सी के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन निकाला था, लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी तो अपने 0 लाकर दिखा दी थी, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है कि सी के अबाउट, इस कंडीशन को आप मान सकते हो कि भाई सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन है वो 0 है और सी क्लोज कंटूर है, तो आपको फंक्शन क्या दिखाना है, एनालिटिक फंक्शन दिखाना है। ये अपने को प्रूव करना है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, प्रमेय आराम से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और अपने को पता है कि कोशी समाकल सूत्र किया था, उसके बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव का किया था, फिर सेकंड डेरिवेटिव का, और फिर एन डेरिवेटिव का अपने कोशी समाकल का सूत्र देखा था, वो अपने इजी है और ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में कोशी एसबी का और पवासो का समाकल सूत्र, वो भी दोनों इजी है। तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा ये चैप्टर भी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक दो प्रमेय को अच्छे से लिख कर देखना है। जैसे मोरेरा प्रमेय है, कोशी समाकल सूत्र है, कोशी का एनवा डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है उसको 2-4 थ्योरम है जो वही रिपीट करती है। आपका पवासो का समाकल सूत्र इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पूरा ही पढ़ना चाहिए इंसान को, ये नहीं देखना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि मैंने जैसे मान लो आपको ये बता दिया कि कोशी समाकल सूत्र, कोशी का एनवा डेरिवेटिव और पवासो का और ये मोरेरा प्रमेय इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना आपके। इसलिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है। एग्जाम की दृष्टि से आप सोचते हो कि हमें इंपॉर्टेंट लगा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा पढ़ना चाहिए जिससे आपको इन फ्यूचर में भी अच्छा नॉलेज मिले, है ना। तो देखो मोरेरा थ्योरम कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं।
और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। माना कि एक से संबंध प्रदेश जी में एक से संबंध प्रदेश जी में एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड सतत है, एफ जेड सतत है। यदि जी में सी, यदि जी में सी प्रत्येक सरल समवर्त वक्र, जी में सी प्रत्येक सरल समवर्त वक्र समवर्त वक्र लिख लो, चाहे समवर्त कंटूर लिख लो। समवर्त कंटूर सी के अनुदिश एफ जेड का यदि सी के अबाउट इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। हो तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। जी में एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा, विश्लेषिक फलन होगा, विश्लेषिक फलन होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो समझना, माना कि एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है। और यदि जी में सी है वो प्रत्येक सरल समवर्त कंटूर सी के अनुदिश, यदि इसका सी के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जी में जो फलन एफ जेड है वो आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो जो कौशिक प्रमेय का विलोम क्या होता, कौशिक प्रमेय का विलोम ही होगा ना, क्योंकि उसमें एफ जेड क्या तरह का था, विश्लेषिक फलन दे रखा था। आपको ये सिद्ध करके दिखाना था। अब आपको ये दे रखा है और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जी में एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो मान लो एक सी क्लोज कंटूर है, क्या है, एक सी क्लोज कंटूर है आपके पास, एक सी क्या है, क्लोज कंटूर है। उसमें 2 पॉइंट मानते हैं, एक तो मान लेते हैं हम जेड नोट है और एक हम मान लेते हैं जेड है। जेड नोट आपका स्थिर बिंदु है और जेड है आपका वेरिएबल पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको देखो जेड नोट से जेड पे जाने के लिए अपने पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। एक तो हम ऐसे जा सकते हैं, है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। तो एक तरफ तो हम मान लेते हैं C1, भाई जो सी क्लोज कंटूर है उस सी क्लोज कंटूर में हम क्या कर लेते हैं, एक तो हम पथ मान लेते हैं C1 और एक मान लेते हैं हम C2। तो एक तो हम मान लेते हैं C1 और एक मान लेते हैं C2। तो हमने जेड नोट तो स्थिर बिंदु है, जेड आपका वेरिएबल पॉइंट है। तो जेड नोट से जेड हम जाने के लिए अपने पास 2 रास्ते हैं कि जेड नोट से या तो हम इधर वाले रास्ते जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं, जो समाकलन हम लेते हैं, वो हम कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, वामावर्त दिशा में। तो जेड नोट और जेड को मिलाने वाले 2 चापकलनी अपन वक्र ले लेंगे, C1 और C2। अब देखो जिनको एक साथ मिलने से हमें जिनको एक साथ मिलाने से एक समवर्त कंटूर क्या प्राप्त होता है, C प्राप्त होता है। एक समवर्त कंटूर क्या प्राप्त होता है, C। और आपको पता है कि C के अबाउट यदि इसका इंटीग्रेशन करें, भाई C का जो अपने को इंटीग्रेशन लेना है वो इंटीग्रेशन कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि हम देखो जेड नोट से जेड की तरफ जा रहे हैं, तो एक तो इस रास्ते से, तो इस रास्ते से जाएंगे तो बताओ कौन सा पथ होगा, भाई इस रास्ते से जाएंगे तो ये ऐसे होता है ना, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और जबकि इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, भाई ये तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, भाई ये तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा अपने घड़ी की दिशा में। तो अपने को क्या लेना है, घड़ी की दिशा में। तो ये तो हो जाएगा अपने पास वामावर्त दिशा में और वो हो जाएगा अपना दक्षिणावर्त, ठीक है। तो देखो, तो जेड नोट और जेड को मिलाने वाले 2 पथ लेते हैं, एक तो C1 के अकॉर्डिंग, एक C2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम जो अपन लेते हैं पथ है, 2 पथ C1 और C2, उन दोनों पथों में एक तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और एक हो जाएगा अपने पास क्लॉकवाइज। तो देखो हम लिखते हैं थोड़ा सा पहले थ्योरी और फिर उसके बाद में उसको लिखेंगे। तो माना
माना प्रदेश जी में जेड नोट स्थिर बिंदु, जेड नोट स्थिर बिंदु है तथा जेड चर बिंदु है। जेड नोट तो स्थिर बिंदु आपका फिक्स पॉइंट है और जेड क्या आपका वेरिएबल पॉइंट है तथा बिंदु जेड नोट व जेड को मिलाने वाले दो पथ दो चापकलनीय वक्र C1 व C2 है, C1 व C2 है, जिनको एक साथ मिलाने पर समवर्त कंटूर C प्राप्त होता है, समवर्त कंटूर C प्राप्त होता है। देखो माना प्रदेश जी में जेड नोट तो क्या है आपका फिक्स पॉइंट और जेड अपने पास क्या है वेरिएबल पॉइंट तथा बिंदु जेड नोट व जेड को मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र ले लिए C1 व C2, जिनको एक साथ मिलाने पर हमें कौन सा कंटूर प्राप्त होता है? C कंटूर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो कि जैसे हमें क्या लेना है, हमें जो एंगल लेना है उस एंगल को किस प्रकार से लेना है? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में लेते हैं, क्योंकि जो समाकलन होता है वो प्रत्येक समाकलन हमने एक थ्योरम करी थी, उसमें हमने प्रत्येक समाकलन को क्या माना था? एंटी क्लॉकवाइज माना। तो समाकलन को क्या मानते हैं? वामावर्त दिशा में लेते हैं। कौन सी दिशा में लेते हैं? वामावर्त दिशा में। तो यहाँ देखो अपने CFZ लेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में। तो यहाँ पे देखो जो CFZ होगा वो किसके बराबर होगा? C1 प्लस C2 के जो चापकलनीय वक्र है उसके अकॉर्डिंग मान होगा ना, क्योंकि हमने एक थ्योरम देखी थी तो उसमें क्या था बताया था कि जो जेड नॉट और जेड को मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र है उसमें जो C के अबाउट यदि इसका इंटीग्रेशन करे, किया था ना हमने एक थ्योरम में से 7 वाले चैप्टर में। तो जो C है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया हुआ है, C के अबाउट FZ का इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा? C1 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन प्लस C2 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन। तो देखो C1 FZ dz प्लस C2 FZ dz। अब यहाँ पे देखो C1 तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? वामावर्त दिशा में। और C2 कौन सी डायरेक्शन में होगा? दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे? वामावर्त करेंगे। तो वामावर्त करने के लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना ये वामावर्त दिशा में। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जो हमें समाकलन लेना है वो कौन सी डायरेक्शन में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये जो समाकलन CFZ के C के अबाउट जो FZ dz का इंटीग्रेशन है वो हमने तो लेना क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो इसका इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा? एक तो C1 के अकॉर्डिंग जाएंगे, एक C2 के जाएंगे। तो C1 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, C2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन जाएंगे? दक्षिणावर्त जाएंगे, है ना। अब इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे? वामावर्त दिशा में करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? CFZ dz इक्वल टू C1 FZ dz वामावर्त दिशा में माइनस C2 FZ dz। ये भी हो गया अपने पास कौन सी डायरेक्शन में? वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने को जो CFZ dz का मान दे रखा है वो क्या दे रखा है? 0। चूंकि C के अबाउट जो FZ का इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्योंकि अपने को दे रखा है कि C के अबाउट यदि FZ का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0। तब आपको ये सिद्ध करना है कि G में FZ क्या होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू C1 FZ। अब देखो डायरेक्शन सेम होगी तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस C2 FZ dz। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो देखो एक बार वापस बता देता हूँ कि हमने क्या किया है कि जेड नोट तो स्थिर बिंदु मान लिया है, जेड आपका क्या मान लिया? चर बिंदु मान लिया। अब ये जेड नोट और जेड को मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र मान लिए C1 और C2 है। ठीक है,
अपने को पता है कि जो प्रत्येक समाकलन होता है वो वामावर्त दिशा में होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, परंतु जो अपने पास इंटीग्रेशन लेना होता है वो तो वामावर्त दिशा में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेड नोट और जेड को मिलाने वाले दो चापकली जब वक्र लिए हैं उसमें एक तो क्या होगा C1 तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और C2 क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। लेकिन C2 को हम दक्षिणावर्त को वामावर्त में कन्वर्ट कर देंगे माइनस करके। फिर यहाँ से देखो अपने को दे रखा था कि C के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन 0 के बराबर है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो यहाँ से C1 एफ जेड डी जेड वो किसके बराबर आ जाएगा, C2 एफ जेड डी जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू C2 एफ जेड डी जेड। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः प्रदेश G में एफ जेड का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि C1 पर किया गया समाकलन और C2 पर किया गया समाकलन दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट लिख लेते हैं फिर अब समझाता हूं मैं। अतः प्रदेश G में एफ जेड का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः समाकल का पथ जाई लेने पर, देखो यहाँ समझो, अतः प्रदेश G में एफ जेड का जो समाकल है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि C के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन और C2 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन। एक ऐसी थ्योरम अपने की थी ना कि माना प्रदेश G में जेड नोट व जेड को मिलाने वाले दो चापकलीय वक्र C1 C2 लेते थे और अपने को ये सिद्ध करके दिखाना था कि यदि फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक होता है तब समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, और यदि फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक फलन नहीं है तब जो समाकल का मान होता है वो पथ पर निर्भर करता है। अब देखो हमने ये सिद्ध कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश G में एफ जेड का जो समाकल है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आप जो जेड नोट और जेड को मिलाने वाले जो वक्र लिए हैं, आप पथ है वो कुछ भी ले सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, आप चापकलीय वक्र भी ले सकते हो, आप कोई कर्व ले सकते हो, कोई स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो। अतः इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश G में एफ जेड का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो आप समाकल का पथ कुछ भी ले सकते हो, तो हमने क्या ले लिया, समाकल का पथ जाई लेने पर। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना है, अपन ऐसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि एफ जेड बराबर क्या मान लेंगे, एफ जेड बराबर क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि जेड नोट से जेड एफ जाई डी जाई मान लेंगे। यहाँ समझना, देखो अब यहाँ समझो, देखो अब हम यहाँ से क्या सिद्ध करेंगे कि हम इसको क्या मान लेंगे भाई, अपने पता है कि C1 और C2 के अकॉर्डिंग किया गया इंटीग्रेशन है वो बराबर आ गया। इसका मतलब आप समाकलन का पथ कुछ भी ले सकते हो, समाकलन का मान आएगा समान। ठीक है, तो समाकल का पथ हमने क्या ले लिया, जाई ले लिया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ जेड नाम दे दिया। एफ जेड बराबर क्या मान लिया, C एफ जाई डी जाई, एफ जाई और डी जाई। यहाँ तक समझ में। तो फिर हमें अब क्या ऐसे सिद्ध क्या करना है, देखो हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एफ डैश जेड नोट बराबर, यदि हम ये सिद्ध कर दे, एफ डैश जेड बराबर क्या सिद्ध कर दे, एफ जेड सिद्ध कर दे, और एफ डैश जेड बराबर एफ जेड सिद्ध करने पर हमें क्या बताना है कि यहाँ से एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। भाई एफ जेड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। भाई किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बताने के लिए क्या करते हैं कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एफ डैश जेड यदि एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम ये बता देंगे कि एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। और एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा तो विश्लेषिक फलन का अवकलज, भाई ये विश्लेषिक एफ जेड इसमें विश्लेषिक फलन हो गया, और विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। हमने एट वाले चैप्टर में किया। अब देखो इसी थ्योरम का हमने यूज किया था पहले, तब आपको समझ में नहीं आई थी कि हमने किस थ्योरम का यूज किया था। तो वो यही थ्योरम है कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। यदि हम एफ जेड को क्या कर देंगे, एनालिटिक सिद्ध कर देंगे, इसके लिए हम बताएंगे कि एफ डैश जेड है क्या, एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। और एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा तो एफ डैश जेड भी क्या होगा,
एनालिटिक होगा। क्यों? क्योंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है? विश्लेषिक होता है। और एफ डैश जेड किसके बराबर है? स्मॉल एफ जेड के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये फलन विश्लेषिक है तो ये फलन भी क्या होगा? विश्लेषिक होगा। तो यहां से हम बता देंगे कि एफ जेड है वो भी क्या होगा? विश्लेषिक फलन होगा। अब देखो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बताओ। यहाँ देखो एक बार समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक पॉइंट और ले लेंगे जेड नॉट प्लस एच, एफ जेड नॉट अपॉन एफ जेड प्लस एच है ना, तो यहाँ पे जेड ही रखते हैं, जेड प्लस एच। और नीचे आ जाएगा एच, यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे एफ जेड। अपन यहाँ पे ये 0 ला के दिखाएंगे, ये वाली चीज़ बनानी है अपने को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड बराबर माइनस एफ जेड इक्वल टू 0 और एफ डैश जेड बराबर एफ जेड, ये चीज़ आएंगे हम ऐसे। तो आपको पता है कि एफ जेड पे इसका डेरिवेटिव भाई एफ जेड बराबर क्या मान लेंगे? इंटीग्रेशन सी एफ जाई डी जाई। इसी के कारण हम क्या मान लेंगे? एक पॉइंट इसके नजदीक मान लेंगे जेड प्लस एच, उस पर भी इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख देंगे। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 हटा देंगे, फिर एच का भाग लगा देंगे, फिर दोनों तरफ एफ जेड घटा देंगे। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो और हम थोड़ा लिखते जाते हैं और फिर अब साथ साथ बता दूंगा, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो समाकल का पद क्या ले लेंगे? जाई लेने पर, तो जाई लेने पर माना एफ जेड बराबर जेड नॉट से जेड को मिलाने वाला पद कोई भी ले सकते हो आप, क्योंकि समाकल का मान क्या है? पद से स्वतंत्र। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि एफ जेड का जो समाकल है वो पद पर निर्भर नहीं करता है। तो आप कोई भी पद ले सकते हो, इसका मतलब मैंने क्या ले लिया? जाई ले लिया। तो एफ जेड बराबर हो गया जेड नॉट से जेड एफ जाई डी जाई। अब देखो जेड नॉट के समीप को एक बिंदु मान लेते हैं, उस पर भी इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि समाकल का मान वो पद से अलग है भाई, पद पर निर्भर ही नहीं करता है, तो हम कोई भी पद ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो माना प्रदेश जी में जेड के समीप अन्य बिंदु जेड प्लस एच है, तब यहाँ पे जेड प्लस एच रखेंगे तो क्या होगा बताओ। अपने को पता है जो जेड है वो निर्भर ही नहीं करता है, तो हम कोई भी पद ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने जेड लिया तो जेड नोट से जेड ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा जेड नोट से जेड प्लस एच, और ये हो जाएगा एफ जाई डी जाई। ये हो गया समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है कि सबके? ठीक है ना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण, अब घटाओ, क्योंकि हम वही डेफिनेशन बना रहे हैं। देखो एफ डैश जेड माइनस एफ जेड बराबर 0 लाने की कोशिश करेंगे, ये सिद्ध करके दिखाएंगे हम, जिससे एफ डैश जेड बराबर किसके हो जाएगा? एफ जेड के, ठीक है। अब देखो यहां समझो, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, ऊपर दिख रहा है ना ऊपर? हाँ ठीक है। एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, तो घटाओ समीकरण 1 कौन सी? 2 ये 2 से करते हैं, जेड नॉट से जेड प्लस एच एफ जाई डी जाई माइनस जेड नॉट से जेड एफ जाई डी जाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यदि मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगी लिमिट बताओ? प्लस जेड से जेड नोट एफ जाई डी जाई। अब देखो ये सी जेड नोट आपका मिड पॉइंट आ गया, तो देखो एक लिमिट की प्रॉपर्टीज होती है ना, क्या होती है बताओ? ए से बी यदि किसी का इंटीग्रेशन करें, एफ जेड का इंटीग्रेशन करें और सी उसका क्या हो? मिड पॉइंट हो, तो ए से सी करेंगे और फिर सी से बी करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, ए से सी प्लस सी से बी एफ जेड डी जेड। बी है वो सॉरी ए से सी से बी है ना, ए से सी और सी से बी। तो इसमें जो आपका मिड पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? सी आ गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया आपका।
इसमें देखो आपका मिड पॉइंट क्या गया जेड नोट, तो आप क्या कर सकते हो जेड से जेड प्लस एच, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास जेड से जेड प्लस एच। तो ये प्रॉपर्टीज लगेगी है ना, इसको हम साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ देखो जेड नोट आपका क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, तो जेड से जेड प्लस एच एफ जाई डी जेड, तो यहाँ हो गया एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड। ठीक है ना भाई, हमने इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो चेंज कर दी, चेंज करने के कारण क्या आ गया ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो जेड से जेड प्लस एच, तो इसमें साइड में लिख सकते हो ए से सी कर लो तो ए से बी कर लो, तो सी आपका मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपके पास ए से सी, सी से बी, एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एफ जेड प्लस एच में से एफ जेड घटाया तो अपने पास आ गया जेड से जेड प्लस एच एफ जेड एफ जाई डी जाई के बराबर आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे एच का भाग देंगे, दोनों तरफ एच का भाग देने पर देखो हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच इक्वल टू जेड से जेड प्लस एच एफ जाई अपॉन एच डी जाई। ये हमने क्या कर दिया एच का भाग लगा दिया, दोनों तरफ एच का क्या कर दिया भाग लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ से एफ जेड को घटाएंगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हमने किया है कि हमने दो चापकलीय वक्र मान लिए, ये जेड आपका इस वेरिएबल पॉइंट और जेड नोट आपका क्या है स्थिर बिंदु। जेड नोट से जेड को मिलाने वाले हमने दो क्या माने थे चापकलीय वक्र माने थे C1 और C2, C1 और C2। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कर दिया था, हमने ये सिद्ध कर दिया कि C के अबाउट C1 के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी C2 के अबाउट एफ जेड डी जेड के बराबर आएगी। इसका मतलब समाकल का जो पथ है वो पथ समाकल का मान जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने कोई भी पथ ले लिया, क्या ले लिया था जाई ले लिया था, तो एफ जेड दिखा दिया था, फिर हमने उसके नजदीक एक पॉइंट मान लिया था जेड नोट जेड प्लस एच, तो एफ जेड प्लस एच है वो जेड नोट से जेड प्लस एच के बराबर हो गया एफ जाई डी जाई। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दी। देखो हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, प्रूफ ये करने वाले हैं कि एफ जेड प्लस एच में से एफ जेड घटाएंगे और फिर एच का भाग देंगे और उसमें से क्या घटाएंगे एफ जेड घटाएंगे और इसमें हम क्या लेंगे दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। तो ये डेफिनेशन तो किसके बराबर हो जाएगी एफ डैश जेड के बराबर और ये हो जाएगा एफ जेड। और फिर हम इसको क्या करेंगे सांत्यता की डेफिनेशन से सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो किसके बराबर आ जाएगा लेस देन एफ साइलेंट आ जाएगा, लेस देन एफ साइलेंट स्वेच हो जाएगा। स्वेच किस फिर हम एफ साइलेंट वो स्वेच है, स्वेच है तो अपनी मर्जी से लिए है तो इसको क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। फिर ये दोनों क्या इसका बराबर आ जाएगा 0 और मोड है वो लेस देन नहीं होता है, मोड क्या होता है बराबर 0, तो इसके अंदर वो बराबर नंबर वाला वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड बराबर एफ जेड। ठीक है, तो देखो करते जाते हैं, हमने एच का क्या कर दिया भाग दे दिया। अब दोनों तरफ क्या घटाएंगे एफ जेड घटाएंगे। देखो आप तो बस समझते जाओ, समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ, आराम से समझते जाओ। देखो ध्यान रखना कैपिटल एच और स्मॉल एच के बारे में, सॉरी कैपिटल एफ जेड के बारे में और स्मॉल एफ जेड। अब क्या करें दोनों तरफ एफ जेड घटा दिया, तो यहाँ से हो गया अपने पास 1/h, ये एच बाहर ले लिया है ना, जेड से जेड प्लस एच एफ जाई और ये हो गया अपने पास डी जाई, ये एफ जेड घटा दिया, ये एफ जेड घटा दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? हमने क्या किया है दोनों तरफ एफ जेड घटा दिया। अब देखो मैं इसको भी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में लिख सकता हूँ क्या बताओ? यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको भी यदि इंटीग्रेशन की लिमिट में लिख दे, यदि इसको भी क्या करें इंटीग्रेशन की डी जाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन में लिख दे और वो मान लो लिमिट लगा दे, तो फिर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं एक साथ ला सकते हैं क्या? भाई देखो यहाँ समझना, इन दोनों को हम एक साथ लाना चाहते हैं क्योंकि इस पे तो लिमिट है, इस पे लिमिट है नहीं,
भाई देखो इसके तो ऊपर लिमिट लगी हुई है और इंटीग्रेशन किया हुआ है, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जिससे कि हम दोनों अंदर वाली वैल्यू को हम दोनों एक साथ लिख ले, तो लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए बनाना पड़ेगा इसको एफ जेड को। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, यदि मैं ऐसे बनाऊं इसको, इस प्रकार से लिखना चाहता हूं कि जैसे मान लो एच का भाग भी लग जाए दोनों तरफ, तो यदि मैं ऐसे बनाऊं इसको, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जाई और 1/h, और इंटीग्रेशन क्या करूं z से z प्लस एच। देखो समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो ये मान लो एक बार हमने एक जगह और भी इसको यूज किया था, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, देखना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। शायद वो थ्योरम कौन सी थी, 7 वाले चैप्टर में थी, तो उसको यूज किया था। देखो अब कैसे करेंगे यूज, कि हम ये करना चाह रहे हैं कि दोनों को एक साथ लिख ले, लेकिन एक साथ लिखने के लिए हमें ये चाहिए कि भाई इसके तो 1/h लगा हुआ है, तो यदि मैं इसके भी 1/h लगा दूं, इसके तो लिमिट लगी है तो मैं इसके भी लिमिट लगा दूं, फिर मैं इसको एफ जेड लिख दिया और डी जेड लिख दिया। अब बताओ कि ये वैल्यू जो है वो एफ जेड के बराबर आएगी नहीं आएगी, तो देखो 1/h एफ जेड डी जाई, हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एफ जेड अपने पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये तो जाएगा बाहर। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऐसे बन गया जेड से जेड प्लस एच डी जाई, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जाई के बराबर ही होगा ना भाई, 1 इंटू जाई है ना, 1 इंटू डी जाई है, तो जाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी जेड प्लस एच से जेड के बराबर। एक बार वापस भी समझा दूंगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आ गया तो ये मान लो अपना काम हो गया पूरा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में और लिख देंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, और नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। एफ जेड अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट रखूंगा तो जेड प्लस एच माइनस जेड, ये जेड से जेड कैंसिल आउट और ये एच से एच कैंसिल आउट, तो ये बराबर आ गया एफ जेड। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड को मैं इस इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ 1/h इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ जेड डी जाई, ये लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ आपके ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हुआ कि हम एफ जेड को कैसे लिख सकते हैं 1/h जेड से जेड प्लस एच एफ जेड डी जाई। एक बार वापस समझा दूंगा, देखो हम ये चाह रहे हैं कि देखो यदि मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, लेकिन इन दोनों को साथ में लिखने के लिए इसके पास में भी h होना चाहिए भाई, मान लो 1/h इसके साथ भी हो तो 1/h हो तो 1/h, हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं। देखो यहाँ समझना, z से z प्लस एच मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ एफ जाई माइनस एफ जेड डी जेड, ऐसे साथ लिखने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे साथ तभी लिखा जाएगा जब इसकी भी लिमिट ऐसी वाली हो और इसके भी 1/h गुणा में हो, इस प्रकार से होगा तभी तो हम लिख पाएंगे ये चीज़ें, क्योंकि 1/h दोनों के क्या है कॉमन में है ना, कॉमन में, और ये लिमिट दोनों पे। तो अब यहाँ पे इसकी लिमिट नहीं लगी है, लेकिन मैं इसको बना सकता हूँ इस फॉर्मेट में। तो इसको बनाने के लिए देखो हमने ये किया है कि हमने क्या किया है कि 1/h का क्या कर दिया, भाग दे दिया, लिमिट लगा दी जेड से जेड प्लस एच एफ जेड डी जाई। अब यहाँ देखो किसके बराबर हो जाएगा, एफ जेड तो अपने पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, फिर डी जाई के रिस्पेक्ट में 1 इंटू डी जाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट हो जाएगी जेड से जेड प्लस एच। तो ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन इसका जाई जेड प्लस एच से जेड जेड प्लस एच। तो यहाँ पे रखो लिमिट, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। इसका मतलब ये मान किसके बराबर आ गया एफ जेड के। इसका मतलब एफ जेड को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब हमारा काम आसान हो जाएगा, इसको एग्जाम में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डब्बा इसलिए बनाया है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। एच माइनस एफ जेड 1/h इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ जाई माइनस एफ जेड डी जे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, इसको सोल्व हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब मॉडुलस लेंगे और मॉडुलस से एक प्रत्येक की वैल्यू
लिखेंगे और प्रत्येक की वैल्यू लिखकर ये वैल्यू किससे हो जाएगी, लेस देन 0। फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आगे। दोनों तरफ मापांक लेने पर दोनों तरफ मापांक लेने पर लो मापांक इक्वल टू 1/h इंटीग्रेशन z प्लस h f जाई माइनस f z डी जे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मापांक को अलग अलग करेंगे। मापांक को अलग अलग करते ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मापांक किस किस पे लग जाएगा, मॉडुलस h पे लग जाएगा, z से z प्लस h f जाई माइनस f z और डी जे। यहाँ समझना आप देखो, बस यहाँ से समझने वाली, एक तो इस पॉइंट पे समझने वाला था कि हमने एफ जेड बराबर है उसको लिमिट में कैसे लिख दिया। एक अब यहाँ समझने वाली चीज़ें, माइनस एफ। अब देखो ये जो मान है वो किसके बराबर लिखेंगे और फिर ये डी जाएगा वो मान किसके बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे अपने को दे रखा है कि एफ जेड सतत दे रखा है, एफ जेड क्या दे रखा है, सतत दे रखा है, एफ जेड क्या दे रखा है अपने को, कंटिन्यूस दे रखा है। तब हम क्या लगाएंगे, सांत्यता की परिभाषा। सांत्यता की परिभाषा क्या कहती है, सांत्यता की परिभाषा से, सांत्यता की परिभाषा कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा डेल अपने को मिल जाएगा। प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, एप्सिलॉन जो है वो आपकी एक पॉजिटिव धनात्मक संख्या होती है, अपनी इच्छा से मान सकते हैं, स्वेच्छ अचर होता है ये, और इसका मान जैसे बहुत छोटी धनात्मक संख्या होती है 0.001 के बराबर होता है ना। तो डेफिनेशन होती है कि भाई चूंकि एफ जेड सतत दे रखा है तब सांत्यता की हम परिभाषा लगा सकते हैं। सांत्यता की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा अपने को डेल मिल जाएगा जो कि क्या होगा, वो भी पॉजिटिव नंबर, सच दैट, ताकि एफ जाई माइनस एफ जेड, जो जाई पे फंक्शन है और जेड पे फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जबकि इन पॉइंटों पर वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन डेल हो जाएगी। जब आपकी इन पॉइंटों पर यदि इन पॉइंट पर यदि मान लो इसकी जो दूरी है वो यदि लेस देन डेल हो जाए तो इन पे फंक्शन की वैल्यू है वो किससे छोटी हो जाती है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो इसकी वैल्यू तो क्या लिख देंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी और 1/h हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एक चीज़ तो ये हो जाएगा, यहाँ अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, जेड से जेड प्लस एच और डी जेड। अब इसका मान क्या लिखे, मेन इंपॉर्टेंट ये थिंक है, इसका मान क्या लिखोगे बताओ भाई, इसका मान भी तो लिखना है, मोड एच है और इसका मान लिख ही देंगे एप्सिलॉन, और इसका मान क्या लिखेंगे। अब यहाँ समझना, हमने सबसे पहले क्या लिखा कि जो समाकल का मान है वो समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। भाई समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। और अपने जब हमने चैप्टर 7 वाला चैप्टर किया था, उस वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यदि एफ जेड क्या हो, विश्लेषिक फलन है, एफ जेड क्या हो, विश्लेषिक फलन है, तब समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, तब आप अपनी मर्जी से कोई भी पथ ले सकते हो। भाई हमने एग्जाम्पल देखे थे, उसमें सबसे पहले ये चेक किया था कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है या नहीं है। यदि एफ जेड विश्लेषिक फलन है तब समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, तब आप अपनी इच्छा से पथ ले सकते थे कि आप स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, आप कोई कर्व लेना चाहते हो तो कोई कर्व ले सकते हो, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेना चाहो वो भी ले सकते थे। और यही हमने क्या कर दिया था, पहले हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि समाकल का मान पथ पर स्वतंत्र है, मतलब पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप अपनी इच्छा से जो भी पथ ले सकते हो, लेना चाहो वो पथ ले सकते हो। हमने ये लिखी थी बात, इसलिए हमने पथ क्या ले लिया था, जाई ले लिया था, और जाई से फिर हमने सोल्व किया था। अब यही सेम टू सेम यही चीज इसमें है कि समाकल का मान यदि पथ पर निर्भर ही नहीं करता है, भाई ये क्या होता है,
भाई समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, और पथ पर निर्भर नहीं करता है तो आपका जो समाकल का पथ है वो आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम ये कर रहे हैं कि समाकल का यहाँ पे जो पथ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा खंड, सरल रेखा खंड ले रहे हैं। और सरल रेखा खंड की लंबाई जो ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, मॉडुलस एच, जिसे ये वाली लेंथ यदि लेस देन डेल हो जाएगी तो इसका मान लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखो जो हम पथ ले रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और जिसकी लेंथ क्या ले रहे हैं, मॉड एच ले रहे हैं। तो बताओ कि जब इसका मान किसके बराबर होगा, बताओ, जेड से जेड प्लस एच डी जाई किसके बराबर होता है, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे जो पथ लेते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पे जो हम पथ लेते हैं जो चाप सी होता है उसकी लंबाई के बराबर होता है। भाई देखो यहाँ देखो समझने वाली बात है, ऐसे रटने वाली बातों में रट के करोगे तो कुछ नहीं होएगा, समझोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये बताओ ये मान किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर ही तो होता है, चाप सी की लंबाई के बराबर। जो भी यहाँ पे सी होता है, जो भी हम पथ लेते हैं या जो भी हम लेते हैं उसके लंबाई के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पे सर्किल लेते हैं तो सर्किल की लेंथ के बराबर हो जाएगा, सर्किल की परिधि के बराबर हो जाएगा। यदि हम आयत लेंगे तो आयत की लंबाई के बराबर होगा। ये ध्यान रखो कि पहले लेक्चर में बताया था, 7 वाला जब चैप्टर स्टार्ट किया तब ये वाला बताया था। तो अब यहाँ पे जो पथ ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, सरल रेखाखंड, और सरल रेखाखंड की लंबाई किसके बराबर होगा, मॉड एच। तो ये मान जो होगा, यदि हम इसकी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, यदि हम इसको क्या ले रहे हैं, सरल रेखाखंड ले रहे हैं, तो सरल रेखाखंड की लंबाई के बराबर होगा, और सरल रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, मॉड एच। लिखते हैं फिर बताता हूँ, देखो और आगे देखो यहाँ तक क्लियर है। इसको दे दो समीकरण संख्या 3, 2 मान ली थी हम, 3 मान लो। यहाँ लिखो अब देखो, चूंकि एफ जाई का समाकल, चूंकि एफ जाई का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, जो मैंने बोला है वही मैं लिखूंगा अब यहाँ पे, और वो फिर आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। चूंकि एफ जाई का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी आप पथ ले सकते हो, इसका मतलब पथ आप कोई भी ले सकते हो, इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ, और स्ट्रेट लाइन की लंबाई क्या मान लूंगा, मॉड एच। चूंकि एफ जाई का समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, अतः जेड को जेड प्लस एच से मिलाने पर, जेड प्लस एच से मिलाने वाले पथ, मिलाने वाले पथ को सरल रेखाखंड ले सकते हैं। सरल रेखाखंड लेते हैं जिसकी लंबाई मॉड एच है, जिसकी लंबाई मॉड एच है, मॉड एच है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक वहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो एफ जाई का समाकल है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो जेड को जेड प्लस एच से मिलाने वाले पथ को हम क्या ले सकते हैं, सरल रेखाखंड ले सकते हैं जिसकी लंबाई क्या है, मॉड एच है। चूंकि अब सांकेतिक परिभाषा लगाएंगे, चूंकि एफ जाई बिंदु जेड पर सतत है, तब सांत्यता की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जाई माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जाई माइनस जेड लेस देन डेल। यदि जाई और जेड के जो पॉइंट है उन पॉइंटों के बीच की लेंथ अपन या मान ले डेल मान ले। अब हम देखो ये जो डेफिनेशन है, सांकेतिक डेफिनेशन क्या है, जब हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि जाई और जेड है ना, 2 पॉइंट है, तो उसकी लेंथ यदि हम क्या करें लेस देन डेल मान ले,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ मानी है, इसकी लेंथ mod h मानी है, यदि मैं इसको पूरी h को ये जो मैंने लेंथ मानी है mod h, इसी को मैं मान लूँ, क्या मान लूँ, लेस देन डेल मान लूँ, तो पॉइंट h है ना भाई, इसकी लेंथ पूरी क्या है, mod h है, और पॉइंट इनके यहाँ पे है। तो यदि मैं इस पूरी लेंथ को क्या मान लूँ, लेस देन डेल मान लूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंटों पर भी जो दूरी होगी वो लेस देन डेल ही होगी ना। अरे भाई यहाँ पे देखो कि इसकी लेंथ पूरी क्या है, यदि मैं इसकी पूरी लेंथ को लेस देन डेल मान लूँ, तो ये बताओ कि इसकी लेंथ भी तो डेल से छोटी होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि पूरी लेंथ को क्या मान ले, लेस देन डेल मान ले, तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो आराम से हो जाएगी, जाई माइनस जेड है वो लेस देन डेल, और ये वाली यदि लेस देन डेल हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ जाई और एफ जेड का जो डिस्टेंस है उसको हम लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो देखो यदि यहाँ पे लिखते हैं आगे, यदि z को z प्लस एच से, यदि z को z प्लस एच से मिलाने वाला पथ मिलाने वाले पथ की लंबाई mod h क्या ले ले, लेस देन डेल, mod h लेस देन डेल है हो तो एस समीका, इसको नाम देना चाहो तो दे दो समीकरण 4। तो एस समीका एस समीका 4 इस पथ पर सत्य होगी, इस पथ पर सत्य होगी। ठीक है, तब समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से तो देखो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन लेस देन अपॉन एच माइनस एफ जेड, जो इसका संख्यात्मक मान ले रहे थे वो लेस देन 1 अपॉन mod h। ठीक है, और जेड से जेड प्लस एच, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन और साथ में डी जाए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो अब ये समझना आप, जेड से जेड प्लस एच ये वाला जो पथ लिया है वो अपने क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन ली है। ये हमने क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन ली है। जेड से ये जो पथ लिया है हमने क्या लिया है, सरल रेखाखंड। ठीक है, और इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, सरल रेखाखंड की लंबाई के, है ना। और सरल रेखाखंड की लंबाई किसके बराबर है, mod h, तो ये mod h के बराबर हो जाएगी। इसको आप ब्रैकेट में बना सकते हो, ये आपको समझाने के लिए कि भाई हम ये क्या मानते हैं कि चाप सी की लंबाई के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे चाप क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और तो स्ट्रेट लाइन की लंबाई के बराबर होगा, और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, mod h। तो यहाँ लिख देंगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू mod h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा लेस देन 1 अपॉन h एप्सिलॉन, और इसको लिख देंगे जेड से जेड प्लस एच, और ये हो जाएगा डी जाए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच मोड एप्सिलॉन, और ये हो जाएगी लेंथ mod h। ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, एप्सिलॉन लेस देन, तो यहाँ से हो जाएगा एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, ये मोड आ गया लेस देन। यहाँ तक समझ में आ गया कि इसकी लेंथ किसके बराबर हो गई, mod h के बराबर। देखो वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देख लिया करो, क्योंकि आप 2 से 3 बार देखोगे तो वीडियो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, दोबारा देख लिया करो वीडियो। ये हो गया अपने पास, इसकी लेंथ के बराबर ये चल रहा है अपना। ठीक है ना, अब देखो
एप्सिलॉन से छोटा आ गया, इसका मतलब एप्सिलॉन तो अपनी इच्छा से माना हुआ है, तो इच्छा से माना हुआ है तो एप्सिलॉन को हम क्या मान सकते हैं, टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन स्वेच है और फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट और ले लेंगे। अब लिमिट और ले लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, और ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ लिमिट लेने पर। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ सीमा h टेंड्स टू 0 लेने पर, सीमा h टेंड्स टू 0 लेने पर, ठीक है। चूंकि एप्सिलॉन स्वेच है, अब यहाँ देखो एप्सिलॉन तो अपनी इच्छा से माना हुआ है, एप्सिलॉन स्वेच है, अतः भाई ये मान इक्वल भी ले सकते हो आप, यहाँ इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन स्वेच है, अतः एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, एप्सिलॉन 0 लोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड लेस देन 0। अब इस मॉडुलस है वो लेस देन तो 0 होता नहीं है, क्योंकि मापांक कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो इस मापांक की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। और मापांक की वैल्यू 0 होने के बराबर का मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये मापांक की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अपने पास इसके अंदर वाली ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, एफ डैश जेड की हो जाएगी ना, तो एफ डैश जेड माइनस एफ जेड है वो 0 के बराबर हो गया। यहाँ से एफ डैश जेड बराबर क्या हो गया, एफ जेड। अब ये आपको नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बताया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक होगा। एफ डैश जेड का मतलब एफ डैश जेड विद्यमान है, एफ डैश जेड विद्यमान है, ठीक है। इम्प्लाइज जेड एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक होगा। भाई यहाँ पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर गया और एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर गया, तो एफ जेड क्या हो गया, विश्लेषिक फलन होगा, एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। तथा चूंकि एक थ्योरम का स्टेटमेंट था ना, चूंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, चूंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होगा, ठीक है। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होगा। तथा एफ डैश जेड बराबर क्या आ गया, स्मॉल एफ जेड। इसका मतलब ये होगा कि एफ जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ये आपकी मोरेरा प्रमेय। 2 मिनट इसका लिख लो आप, और फिर मैं आपको इसको वापस समझा देता हूँ 2 मिनट में ही। देखो समझा देता हूँ मैं एक बार वापस। यहाँ देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉची थ्योरम क्या होती है उसका विलोम ही है। कॉची थ्योरम ये कहती है कि यदि एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और सी क्या है, क्लोज कंटूर है, सी क्या है, क्लोज कंटूर है। तो इस सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो वो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और मोरेरा थ्योरम क्या कहती है, मोरेरा थ्योरम कहती है यदि किसी सी के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन 0 है और सी क्या है, क्लोज कंटूर है, सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, तो एफ जेड अपने पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा।
एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब एफ जेड को एनालिटिक बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक क्लोज कंटूर मानेंगे सी, एक क्लोज कंटूर क्या मान लिया, सी, इस एक क्लोज कंटूर मान लिया सी, इसमें जेड नोट आपका फिक्स पॉइंट है और जेड आपका वेरिएबल पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और जेड आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेकिन जेड नोट से जेड पर पहुंचने के लिए अपने पास दो वक्र है, एक तो C1 वक्र है और एक अपने पास C2 वक्र है। तो हम सबसे पहले तो ये प्रूव करके बताएंगे कि C1 के अबाउट यदि किया गया इंटीग्रेशन और C2 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने ये थ्योरम भी सिद्ध कर सके और वही थ्योरम आपको वापस लिखनी थी। तो हमने C के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन और C2 के अबाउट किया गया इंटीग्रेशन 0 के बराबर ले आए। अब यहाँ पे ये बोला कि समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो समाकल का मान जब पथ पर निर्भर नहीं करता है तो जेड नोट से जेड को मिलाने वाला पथ कोई भी ले सकते हो। तो हमने क्या मान लिया, तब हमने मान लिया कि जो पथ है वो क्या मान लिया, जाई मान लिया। तो एफ जेड बराबर क्या मान लिया, जेड से जेड प्लस एच एफ जाई डी जाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं एफ डैश जेड है वो एफ जेड के बराबर होगा। एफ डैश जेड है वो किसके बराबर होगा, एफ जेड के। अब आपके एफ डैश जेड है वो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब यदि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा तो एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक। और यदि एफ जेड एनालिटिक हो गया तो विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो ये वाला यदि विश्लेषिक फलन होगा तो ये वाला भी तो विश्लेषिक होगा। क्यों, क्योंकि ये मान इसकी तो बराबर है, इसका मतलब ये विश्लेषिक फलन तो ये भी विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एफ डैश जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ जेड के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज अपने को सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम कैसे फॉर्मेट बनाएंगे देखो एफ डैश जेड बराबर माइनस स्मॉल एफ जेड बराबर 0। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, इसकी डेफिनेशन है ना। तो देखो एफ जेड बराबर तो ये हो गया। हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट और ले लेंगे इसके नजदीक, जेड प्लस एच। ये वाली लिमिट इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जेड से जेड प्लस, यहाँ पे जो फंक्शन लिया था आपने, जो लिया था जेड नोट से जेड लिया था ना, जेड लिया था ना, तो ये हो गया जेड यहाँ पे, तो ये वाली हो जाएगी और ये वाला इसके हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक घटाओ, तो जब समीकरण 2 में से 2 घटाया, एक घटाया तो अपने क्या हुआ, एफ जेड माइनस एफ जेड। तो यहाँ हो गया अपने पास जेड से और यहाँ पे अपने गलत मान लिया था क्या, जेड नोट माना था ना, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा जेड नोट और हमने क्या माना था, जेड से जेड प्लस एच। हाँ देखो यहाँ पे माना था जेड नोट से जेड और ये हो जाएगा अपने पास जेड नोट से जेड प्लस एच। तो ये हो गया था अपने पास, फिर जेड नोट से जेड प्लस एच एफ जाई प्लस ये हो गया था जेड नोट ऊपर आ गया था और जेड प्लस एच एफ जाई डी जाई जेड। ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन लगा दी थी। फिर हमने क्या कर दिया था, जेड से जेड प्लस एच उसका मान हो गया। फिर हमने ये दिखा दिया कि दोनों तरफ एच का भाग दे दिया। फिर हमने क्या कर दिया, एफ जेड घटा दिया। एफ जेड घटाने के बाद में हमने भी उसको क्या करा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में कर दिया। इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाने के बाद में हमने क्या करा, सांत्यता की परिभाषा लगाई थी। सांत्यता की परिभाषा लगाने से हमें क्या मिला, हमें ये मिला सांत्यता की परिभाषा से कि जो भी हम पथ लेंगे वो हम एक सरल रेखाखंड मान लेंगे और सरल रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास, मोड एच हो जाएगी। यदि मोड एच को ही हम लेस देन क्या कर दे, डेल कर दे, तो एफ जाई माइनस एफ जेड का मान क्या कर देंगे, लेस देन एफ साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रूव करेंगे। और जैसे चैनल, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।